शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम हर मंगलवार आपके साथ एक नए विषय पे मिलते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी हूँ। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में, और आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में। सर, जैसे कि आपने विषय तो हमारे दर्शकों को बता ही दिया है, विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंजियोग्राफी क्या होता है एवं ये किन मरीजों में किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनको एंजियोग्राफी एडवाइस होती है। हार्ट में चेस्ट में पेन की वजह से, या चलने में सांस फूलने की वजह से, या कई बार उनका टीएमटी पॉजिटिव होता है। टीएमटी टेस्ट होता है जिसमें मशीन पे चल के देखते हैं और वो पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो जब इससे ये सब होता है तो उनको एंजियोग्राफी एडवाइस होती है। तो बहुत सारे मरीजों का एक क्वेश्चन होता है कि एंजियोग्राफी क्या होती है, क्योंकि पहली बार उनका एक्सपोजर होता है इन सबसे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एंजियोग्राफी किस तरीके का टेस्ट होता है और आगे कैसे काम किया जा सकता है इसमें। तो उसको बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एंजियोग्राफी दो तरीके की हो सकती है। पहला, एंजियोग्राफी क्या होती है, हाथ से हो सकती है और पाँव से हो सकती है। तो अगर एक बात करें कि लगभग पिछले 20-25 सालों में किस तरीके के एक टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, एंजियोग्राफी के कॉम्प्लिकेशन रेट आज 0.2% से भी कम है। तो ऐसा आराम से कहा जा सकता है कि एंजियोग्राफी जांच में लगभग बिना खतरे के आप एंजियोग्राफी करा सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और ये उसी तरीके से जैसे आप अपनी सोनोग्राफी कराते हैं, जैसे आप अपनी बाकी टेस्ट कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। तो पिछले 10 साल में ये मेडिकल साइंस, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर मेडिकल साइंस का चमत्कार है, जिसमें मिनिमम तकलीफ के साथ आपके हार्ट का कंप्लीट पता चल सकता है। तो ये एंजियोग्राफी होती है। तो इस तरीके से हार्ट या पाँव से एंजियोग्राफी कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी हमने जाना एंजियोग्राफी क्या होती है, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी किन किन तरीकों से एंजियोग्राफी किया जा सकता है। तो एक एंजियोग्राफी जो हाथ से करते हैं उसको रेडियल एंजियोग्राफी बोलते हैं, जो हाथ से हो रही है, और एक होती है फीमोरल एंजियोग्राफी जो पाँव से करते हैं। तो आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले अधिकांश एंजियोग्राफी फीमोरल से होती थी, रेडियल से या हाथ से एंजियोग्राफी नहीं हो सकती थी, जिसमें मरीज को 24 घंटे बिस्तर पे रहना पड़ता था, और 24 घंटे बिस्तर पे रहने के बाद उसके बाद अगले दिन मरीज घर जा सकता था। जबकि करंट एंजियोग्राफी जो होती है उसमें 95% एंजियोग्राफी आपके हाथ से हो सकती है, और इसको रेडियल एंजियोग्राफी बोलते हैं। रेडियल एंजियोग्राफी में हाथ से एक तार जाता है अंदर, और उस तार को अंदर जाने के बाद एंजियोग्राफी से की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा जो आज का केस जो आज हमने किया है, ये आपका हाथ है, हाथ में एक तार डाला जाता है, ये तार धीरे धीरे आगे जाता है, आपको दिख रहा है कि तार आगे जाता है, और इस तरीके का तार से ये तार आपके हाथ के थ्रू आपके हार्ट तक पहुंचता है, और ये चीज पूरी तरीके से पेनलेस है। आपको एक छोटा सा सुई का पंक्चर जैसे होता है, बस उतना ही दर्द होता है, कोई भी सुई लगने जैसा, और ये आपका तार हार्ट तक पहुंच जाता है। और जैसे ही तार हार्ट तक पहुंचता है, हम एंजियोग्राफी के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये आप देख लें कि इस पूरी प्रोसीजर में मुश्किल से 2 या 3 मिनट का समय लगता है, और जब ऐसे ही हार्ट पहुंच जाता है, उसके बाद हार्ट की ये हार्ट है, हार्ट में दाहिनी तरफ की नस और लेफ्ट साइड की नस दोनों तरफ की एंजियोग्राफी शुरू कर सकते हैं। तो ये देखें, दाहिनी तरफ ये आपका जो तार गया था कैथेटर की सहायता से राइट साइड की नस की एंजियोग्राफी हुई, जिसमें मरीज को पता चल गया कि यहाँ पे एक लंबा सा ब्लॉकेज है और इसको शायद ठीक करने की जरूरत पड़ेगी आगे। इसी तरीके से, और उसके बाद कैथेटर को घुमा के दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, और ये मोड़ने के बाद आप देखिए कैथेटर का मुंह, आप पहले दाहिनी तरफ था, अब कैथेटर का फेस किस तरफ हो गया, लेफ्ट तरफ हो गया, और लेफ्ट तरफ होने के साथ तुरंत आपका लेफ्ट साइड की नसों की एंजियोग्राफी करनी है। तो लेफ्ट साइड की एंजियोग्राफी करने के बाद एक शॉट में आपको लेफ्ट साइड की एंजियोग्राफी होगी। ये बहुत ही सही प्रोसीजर है, और इसमें हार्ट की सभी तरीके की कंप्लीट जानकारी पड़ रही है। हार्ट में कितनी नसें हैं, 3 नसें हैं, 3 नसों में कितने ब्लॉकेज हैं, 1 ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज हैं। और इस पूरी प्रोसीजर में जितना मैंने आपको दिखाने में टाइम लगा,
उससे कम टाइम एंजियोग्राफी में लगता है। तो इस तरीके से पता चल गया कि इस मरीज को ये बीमारी है, ये ब्लॉकेज है, और उसके बाद सफलतापूर्वक इस तार को हम हाथ से जोड़कर तो निकाल सकते हैं। ये हाथ से तार बाहर आ जाता है, वहां रुकता भी नहीं है। कई बार लोगों को डाउट होता है कि वहां पे रुक जाए, तो हाथ से बाहर आ जाता है और जहां से आपका टाँका लगा है उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसमें टाँके की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको केवल एक हाथ से 5 मिनट दबाना होता है, वो सुराख 5 मिनट के बाद बंद हो जाता है। तो ये आपका हार्ट है, आपको हार्ट का मॉडल दिखाना चाहेंगे, इसमें ये लेफ्ट और राइट साइड की नस है, और इन सब की जांच तुरंत 5 मिनट में हो जाती है। और ये रेडियल एंजियोग्राफी का प्रोसीजर है, जिसमें मैंने आपको पूरा रेडियल एंजियोग्राफी आपके सामने बताया। सर, जैसे कि आपने इतने अच्छे तरीके से एक वीडियो के थ्रू बताया है, मैं आशा करती हूँ दर्शकों के अंदर जो भी एक डर है एंजियोग्राफी कराने का, वो ये देख के बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि एक इजी प्रोसेस आपने उन्हें बताया है। सर, जैसे कि हमने जाना एंजियोग्राफी के क्या तरीके हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी एंजियोग्राफी के लिए किस तरीके के सेटअप की आवश्यकता होती है, और क्या वह सेटअप हमारे हॉस्पिटल शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में उपलब्ध है? तो जैसे कि आपने बोला कि बिल्कुल आसानी से एंजियोग्राफी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट की कोई भी टेस्ट जो होता है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एंजियोग्राफी बिल्कुल मिनिमम रिस्क में हो सकती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रिस्क में होती है। इसके बाद जब एंजियोप्लास्टी होती है तो कई बार लोग एंजियोप्लास्टी वैसे ही सोच लेते हैं कि बिना रिस्क के रिस्क फ्री तरीके से हो जाती है, जबकि एंजियोप्लास्टी हार्ट का एक ऑपरेशन है। तो हार्ट का जब भी ऑपरेशन होगा, चाहे वो एंजियोप्लास्टी से हो, चाहे बाईपास से हो, चाहे पेरिफेरल हो, चाहे मिनिमल इन्वेजिव हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, हार्ट का ऑपरेशन में अपनी एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगी आप। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में ये हमको फर्क समझना चाहिए, उस बारे में आगे भी बात करेंगे आपको। तो जी, आप बात कर रहे थे किस तरीके की सेटअप की आवश्यकता होती है। ये फुल फ्लेज्ड कैथ लैब है, जिसमें 10 से 15 लोगों का स्टाफ होता है हमारे साथ, और उसमें एक टाइम में करीब 4 से 5 लोगों का स्टाफ अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, और पेरिफेरल स्टाफ होते हैं। एक यहाँ पर एक फुल्ली एयर कंडीशन कैथ लैब होती है, और ये इस तरीके की कैथ लैब एडवांस कैथ लैब है, जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी को कार्डियक कैथ लैब बोलते हैं और कैथेटराइजेशन लैब बोलते हैं। और इस कैथ लैब एक हाई कॉस्ट की मशीन होती है, और इसमें हम हर तरीके की जांच हो सकती है। इसमें न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हो सकते हैं। अगर न्यूरो इंटरवेंशन जो कम सुनने में आते हैं हमारे पास, कि दिमाग की नसें बंद होना, ये सब वो सब इसमें हो सकते हैं। और स्पेशली शैल्बी में हमारे पास 24/7 उपलब्ध है, और हमारे पास एक विंडो पीरियड है 30 मिनट का। 30 मिनट के नोटिस पे हमारे सारे मरीजों को सारा स्टाफ आके अटेंड कर सकता है, और हम आधे से पौने घंटे में किसी भी मरीज के लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट अटैक के बाद जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी होती है, वो शुरू कर सकते हैं। और ये कैथ लैब हमेशा चालू रहती है, इसको बंद नहीं होती है, तो बंद और केवल एक बार शट डाउन और एक बार स्विच ऑन करते हैं 24 घंटे में, दैट्स इट। तो हमारे पास हमेशा 24/7 इमरजेंसी के लिए भी उपलब्ध है। और ऐसे मशीन को चलाने के लिए बहुत ही हाई डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए होता है, जिसमें कैथ लैब टेक्नीशियन होते हैं, जो हमारे पास 3 हैं। कैथ लैब नर्सेज होती हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, जो हमारे पास 3 हैं, कार्डियक मेडिकल ऑफिसर, और सपोर्टिंग स्टाफ इंक्लूडिंग जो हमारा जो पेरिफेरल मेंटेनेंस का स्टाफ होता है, क्लीनिंग स्टाफ होता है, वो भी बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें टूट सकती हैं। तो वी आर फुल्ली इक्विप्ड, और हमारे पास इस सुविधा 24/7 उपलब्ध है। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी, जैसे भी हमने जाना एंजियोग्राफी क्या है, किन प्रकार से हो सकती है, हमारे पास सारा सेटअप भी है, आपने वीडियो के थ्रू दिखाया भी सारी चीज़ें। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या जो एंजियोग्राफी जिन पेशेंट का एंजियोग्राफी हुआ है, उसके बाद वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास करा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी अगर आपकी होती है, तो उसमें 3 तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। पहला, नॉर्मल या छोटे हल्के ब्लॉक, जिसके लिए दवाइयों की आवश्यकता होती है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, 2 या 1 नसों में दिक्कत, और कभी कभी 3 नसों में दिक्कत, जिसके लिए एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। और तीसरा, 3 नसों में ब्लॉकेज, इस तरीके की ब्लॉकेज जिसमें कैल्शियम भी हो, जिसके लिए बाईपास बेहतर होता है एंजियोप्लास्टी से। तो इस 3 रिजल्ट के साथ हम पेशेंट को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जैसे एंजियोग्राफी होता है, तो हमारे कंसोल रूम में जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ मरीज के साथ वाले भी आते हैं, उनको एंजियोग्राफी दिखाई जाती है, बताई जाती है। और चूंकि ये विजुअल चीज़ है, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है, तो इसमें सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि हाँ, ये आर्टरी या ये नस पतली दिख रही है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ये बहुत ही विजुअल फिल्म है। ये बाकी जैसे आप एक्सरे देखते हैं, उससे तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि उससे ज़्यादा आसान है। तो कई बार मरीजों को भी, मरीज की फैमिली को भी, और इस तरीके का कई
50% ऑफ पेशेंट जो होते हैं उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं किसी का हार्ट का कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ रहता है, तो वो लोग आसानी से समझ सकते हैं और इससे वो आपको बताया जा सकता है क्या करना है और अंत में इन तरीके से मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है, या तो उनका बाईपास होता है या एंजियोप्लास्टी होती है या वो दवाइयों का रहती है। और ये तीनों रिजल्ट होने के बाद 99% केस में मरीज को और किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये उनका फुल एंड फाइनल टेस्ट होता है। तो ये अगर कोई मरीज हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आता है और उसका टीएमटी पॉजिटिव आता है जो कि सुबह हुआ और शाम को एंजियोग्राफी होती है, तो विदिन 6-8 घंटे के अंदर वह मरीज अपने कंप्लीट डायग्नोसिस पे पहुंच जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या बीमारी है, क्या क्या इलाज चाहिए और इसके आगे मुझे कैसे बढ़ना चाहिए। सर जैसे कि एंजियोग्राफी, बाईपास और हमारा एंजियोप्लास्टी, यदि ये होने के बाद क्या पेशेंट रूटीनली अपनी लाइफ फिर से वैसे ही जी सकता है जैसे वो पहले थे? बिल्कुल, अधिकांश मरीज जो हमारी फॉलोअप में है वो अगर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखते हैं, अपनी दवाइयों का नियमित सेवन करते हैं, तो 90% से ऊपर मरीज अपना जीवन यापन नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ जी सकते हैं, बिना स्कार के रहते हैं एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट, तो उनको पता भी नहीं चलता, अपना ऑफिस जाते हैं, फिर ट्रैवल, और कई सारे कुछ मरीज ऐसे हैं जो आके जाके मैराथन भी दौड़ के आए। तो अगर आप अपनी दवाई ठीक से रखते हैं, आपके हार्ट की पंपिंग ठीक है, तो किसी अपनी बिल्कुल हार्ट की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। और करंट जो हमारे पास कैथेटर जो एडवांस हार्डवेयर उपलब्ध है अमेरिकन और जापानीज, तो इस लैब में अधिकांश जो हार्डवेयर है वो अमेरिकन और जापानीज है, तो उसको निकाल करके रख सकते हैं। ठीक है सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ठीक है, तो इस तरीके की मैं आप एक ही संदेश देना चाहेंगे इसमें, जिसमें हर तरीके से आपको हार्ट की हर संभव सुविधा आपको यहाँ पे मिलने वाली है और हमारे पास 24/7 डेडिकेटेड कार्डियक स्टाफ उपलब्ध है और हर 24/7 वर्किंग एंजियोग्राफी लैब, कार्डियक स्टाफ, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन उपलब्ध है, जिसमें आप हार्ट का हर तरीके का इलाज आप शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ देने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजियोग्राफी के लिए बताया। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।